नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। मलिन बस्तियों के लिए एक बार फिर अध्यादेश लाने जा रही सरकार। अध्यादेश के जरिए 582 बस्तियों को अगले 3 वर्षों के लिए मिल सकता है संरक्षण। केदारनाथ विधानसभा उप निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी। निष्पक्ष, पारदर्शिता और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किए आवश्यक दिशा निर्देश। पौड़ी जिले के बीरोखाल क्षेत्र में सवारी वाहन खाई में गिरा, 3 वृद्ध ग्रामीणों की मौत, 4 स्कूली बच्चे घायल। दीपावली के मद्देनजर पहाड़ से मैदान तक ध्वनि और वायु प्रदूषण के स्तर की जांच करेगा उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। 24 अक्टूबर से 7 नवंबर तक चलाया जाएगा अभियान। और कोटद्वार के नजदीक सोना नदी रेंज में टस्कर हाथी के हमले में फॉरेस्ट गार्ड घायल। दुगड्डा ब्लॉक के आमसौड़ में भी हाथियों का आतंक। खेतीबाड़ी से दूरी बना रहे हैं भयभीत ग्रामीण। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार मलिन बस्तियों को बचाने के लिए एक बार फिर अध्यादेश लाने जा रही है। पूर्व में लाए गए अध्यादेश की अवधि कल समाप्त हो रही है। गौरतलब है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने साल 2018 में अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। इसकी जद में नदी नालों खालों में बसी अवैध बस्तियां भी आ रही थी। इन्हें बचाने के लिए तब प्रदेश की त्रिवेंद्र सरकार अध्यादेश लाई थी, जो 3 साल तक प्रभावी रहा। बाद में पुष्कर सिंह धामी सरकार भी 3 साल के लिए अध्यादेश लेकर आई, जिसकी अवधि कल समाप्त हो रही है। प्रदेश में 582 ऐसी बस्तियां हैं जिन्हें अध्यादेश के माध्यम से फिलहाल अगले 3 वर्ष संरक्षण मिलेगा। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि सरकार बस्तियों के नियमितीकरण पर भी विचार कर रही है। फिलहाल मलिन बस्तियों के लिए पुनः अध्यादेश लाया जा रहा है, जो अगले 3 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। जो हमारी मियाद थी वो 23 अक्टूबर तक की थी। कल एक थोड़ा सा भ्रांति रही कि 21 अक्टूबर की बताई गई थी, वो 23 अक्टूबर तक की है। हम उसके लिए आगामी 3 वर्षों के लिए और इसको बढ़ा रहे हैं, कैबिनेट में इसको ला रहे हैं। बिल्कुल हम जो हमारी मलिन बस्ती में रहने वाले लोग हैं उनको जो हमारी सरकार ने 3-3 साल के लिए 2 बार अवधि बढ़ाई थी, फिर हम अवधि बढ़ा रहे हैं। केदारनाथ विधानसभा उप निर्वाचन 2024 के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसी कड़ी में रुद्रप्रयाग में जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ गहरवार ने आज ऊखीमठ तहसील कार्यालय में पहुंचकर केदारनाथ विधानसभा उप निर्वाचन 2024 को निष्पक्ष, पारदर्शिता और शांतिपूर्ण ढंग से संपादित कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने रिटर्निंग अधिकारी उप जिलाधिकारी ऊखीमठ अनिल कुमार शुक्ला को निर्देश दिए कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार ही सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही प्रत्याशियों के नामांकन पत्रावलियों के दस्तावेज की प्रक्रिया से पूर्व की जाने वाली तैयारियों सहित बैरिकेडिंग के अलावा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए प्रशासनिक तैयारियों और निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ संपादित कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां और व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए उप जिलाधिकारी ऊखीमठ अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय परिसर के 100 मीटर दायरे में बैरिकेडिंग कर दी गई है। साथ ही सुरक्षा की दृष्टिगत पुलिस फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है। तो आज 22 तारीख है। आज जो है अधिसूचना जारी हो गई है और हमारे द्वारा प्रारूप 1 में पब्लिक नोटिफिकेशन जारी कर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में जारी कर दिया गया है। इसके अलावा प्रेस नोट भी रिलीज कर दिया गया है और यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय को बैरिकेडिंग कर दिया गया है और 100 मीटर के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुलिस का फोर्स जो है डिप्लॉय कर दिया गया है
और नामांकन पत्र वगैरह जो है ला के रख दिए गए हैं। तो आज से नामांकन प्रक्रिया की सारी तैयारियां रिटर्निंग ऑफिसर साथ केदारनाथ विधानसभा के द्वारा पूरी कर ली गई है। और अभी जो है जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा भी पूरी व्यवस्था का जायजा लिया गया। पौड़ी जिले के बीरोखाल क्षेत्र में सवारी वाहन के खाई में गिरने से 3 वृद्ध ग्रामीणों की मौत हो गई। दुर्घटना में 4 स्कूली बच्चे भी घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई गई है। दुर्घटना आज दोपहर करीब 2 बजे बीरोखाल क्षेत्र में ठाकुलसरी बंदरकोट के नज़दीक हुई। अनियंत्रित होकर खाई में गिरे वाहन में 7 लोग सवार थे। बताया गया है कि 4 स्कूली बच्चों ने रास्ते से लिफ्ट ली थी। दुर्घटना की सूचना मिलते ही थाना थल्लड़ी सैण पुलिस और नज़दीकी पोस्ट से एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम दुर्घटना स्थल पर पहुंची और बचाव कार्य आरंभ किया। दुर्घटना में वाहन सवार 3 बुजुर्ग ग्रामीणों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। इनमें 2 धूमाकोट और 1 बीरोखाल क्षेत्र के रहने वाले थे। वहीं 4 स्कूली बच्चों में से 3 को हल्की चोटें आई हैं। गंभीर रूप से घायल चौथे बच्चे को रामनगर रेफर कर दिया गया है। चारों बच्चे ठाकुलसरी गांव के रहने वाले हैं। इनमें 2 सगे भाई भी शामिल हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य में पहाड़ से लेकर मैदान तक ध्वनि और वायु प्रदूषण के स्तर की जांच करेगा। साथ ही दीपावली के मद्देनजर खासतौर से 24 अक्टूबर से 7 नवंबर तक 15 दिन हवा और ध्वनि के स्तर पर नजर रखी जाएगी। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अमित पोखरियाल ने बताया कि दीपावली के समय की जाने वाली ध्वनि के स्तर की जाँच के लिए बोर्ड ने तैयारी पूरी कर ली है। जैसा कि उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निरंतर एम्बिएंट एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग विभिन्न स्थानों पर करता रहता है और ये रीजनल क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के अंतर्गत डिफरेंट लोकेशंस हैं और दिवाली के पर्व में प्रस्तावित है कि एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग करनी है और जिसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा डायरेक्शन भी उत्तराखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को दी गई है। तो इसमें बेसिकली कंसेक्यूटिव 15 डेज़ की मॉनिटरिंग है। 24 अक्टूबर से 7 नवंबर तक ये निरंतर मॉनिटरिंग चिन्हित स्थानों पर की जाएगी। रुद्रप्रयाग जनपद के केदार घाटी की 50 से ज़्यादा महिलाओं का जीवन हथकरघा उद्योग से जुड़कर सशक्तिकरण की राह पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। हाथों से बुनाई की परंपरा उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत की सबसे समृद्ध और सशक्त पहलुओं में से एक मानी जाती है। इसी के मद्देनजर ऊखीमठ में स्थापित हथकरघा यूनिट में केदार घाटी की 4 दर्जन से अधिक महिलाएं आज खेती और घर के कामकाज के साथ साथ हथकरघा उद्योग से अपनी आर्थिकी को दृढ़ कर रही हैं। इसीलिए हम यहाँ पे जॉब करते हो तो यहाँ पे हम जब रोज आते हो तो हमें यहाँ पे ठीक ठाक सैलरी मिल जाती है और जब काम भी तन मन धन से करते हो तो ठीक ठाक सैलरी मिल जाती है। क्या क्या बना लेते हैं आप? मतलब यहाँ पे हम बनाते एक केप बनाते और सोल बनाते, स्टोल बनाते और मफलर बनाते और कपड़े बनाते। जो भी कपड़े होते हैं सारे यहीं पे बन जाते हैं। कितने सालों से कर रहे हैं? मेरे को तो अभी यहाँ पे 4 साल हुए हैं। मेरे को ज़्यादा साल नहीं हुए, लेकिन 4 सालों से मैंने सब कुछ सीख लिया। साड़ी भी बनाती हूँ, सब कुछ जो भी हमारे सर लोगों ने हमें सिखाया सब कुछ आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ 15-16 साल हो गए और हो जाते हैं हमारे 1000-5000 ऐसे 5-6 हज़ार तक हो जाते हैं मैंने जी। क्या क्या बना लेते हैं? शॉल, स्टॉल, कैप, साड़ी सब बना लेते हैं। राज्य सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीणों को हथकरघा उद्योग से जोड़ने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिसका सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहा है। महिलाएं द्वारा निर्मित साड़ी, शॉल, मफलर, स्वेटर और अन्य पहाड़ी पारंपरिक परिधानों की मांग आज देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी बढ़ रही है। ऊखीमठ में स्थापित हथकरघा उद्योग केंद्र के संचालक रामचंद्र बजवाल का कहना है कि यहाँ काम करने वाली महिला हर माह औसतन 8 से 10 हज़ार रुपए की आमदनी प्राप्त करती है। मार्केट सर हमारे ज़्यादातर वो एक्सपोर्ट का है, 70% एक्सपोर्ट का है, जो गंगोत्री नाम से है एक। वो उसने अलग ही डिजाइन आते हैं, उसके कैप टाइप के हैं और उसके फैब्रिक बनता है ऊन बाय सिल्क का। जैसे ऊन बाय ऊन का ताना लगा हुआ है, ये सिल्क है हमारा मलबरी सिल्क और ज़्यादातर हम लोग यहीं का सिल्क यूज़ करते हैं। उसमें मलबरी सिल्क, ओक सिल्क
और जो वो चोपता वगैरह के जो बांस की प्रजाति स्पीसीज है उस पर कीट पालन करके जो रेशम निकलता है उसका भी हम लोग ज़्यादातर बनाते हैं। और इंडिया के अंदर जो है 5 इंडिया वगैरह में हमारा जाता है और बाकी छोटे छोटे एक लाख के ऑर्डर रहते हैं और बहुत ज़्यादा नहीं है पर करीब 70 लाख के आसपास हम लोग 70-80 लाख के आसपास इस तरह। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छे अंग्रेजी के मुहावरों के साथ साथ आम बोलचाल में भी अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहते हैं, तो चाहे आप विद्यार्थी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल या हाउस मेकर, वी आर हियर टू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स वे बेटर। संपर्क करें डॉक्टर कंचन नेगी, फाउंडर एब्रिलियंट इंग्लिश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, देहरादून। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रेड क्रॉस सोसाइटी और आपदा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में बागेश्वर जिले के राजकीय महाविद्यालय कांडा में आपदा प्रबंधन को लेकर 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी में बताया गया कि हिमालयी क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन के साथ ही आने वाले खतरे को जागरूकता से ही कम किया जा सकता है। इस मौके पर 200 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग करते हुए आपदा से निपटने का प्रशिक्षण भी लिया। आपदा कार्यशाला में प्राचार्य मधुलिका पाठक ने कहा कि आपदा आने पर उससे बचने के लिए इस तरह की कार्यशालाएं काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। उद्देश्य ये रहा है कि हम यहाँ के क्षेत्र के सभी लोगों को जागरूक करें कि जब भी कोई आपदा आती है तो हम उससे कैसे निपटें और चतुराई से, बुद्धिमानी से उससे कैसे उसका सामना करें। तो इससे युवा को जागरूक करना, जो हमारे कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं, हमारे क्षेत्र के लोग हैं, उनको जागरूक करने के उद्देश्य से हमने इस कार्यशाला का आज आयोजन किया है। कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर उमा पांडे पलड़िया ने कहा कि आपदा से निपटने के लिए हर व्यक्ति तैयार हो, इसके लिए ये संगोष्ठी महत्वपूर्ण है। ऐसे बहुत सारी चीज़ों का डेमोन्स्ट्रेशन और डिस्कशन यहाँ पे किया गया, जैसे CPR है, स्ट्रेचर बनाना है, मॉक ड्रिल से संबंधित बहुत सारी चीज़ें थी, स्ट्रेचर बनाना था। तो ये सारी चीज़ें हमारे आम जीवन में काम आती हैं। कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं और हम नहीं समझ पाते कि किस तरीके से उनके लिए हम रिएक्ट करें। तो आज की जो ये कॉन्फ्रेंस थी, इसका उद्देश्य बहुत बड़ा था, जिससे कि हर जनमानस को हम जागरूक कर पाएँ और हर घर में एक व्यक्ति ट्रेन हो। इस मौके पर बागेश्वर रेंज के फॉरेस्ट रेंजर श्याम सिंह करायत ने कहा कि जंगलों में लगने वाली आग भी एक तरह की आपदा ही है। उन्होंने कहा कि जंगलों की आग की रोकथाम के लिए आमजन को भी आगे आना होगा। विभाग का परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट फायर भी जो है डिजास्टर के लिए कहीं ना कहीं एक रोल अदा करती है। तो उसको हम कैसे उसकी मिटिगेशन पर काम कर सकते हैं, उसके बारे में विस्तार से यहाँ के जो ग्रामीण थे तथा यहाँ के जो बच्चे थे उनके साथ इंटरेक्शन हुआ और विशेषकर फॉरेस्ट फायर के जो कारण हैं उन पर हमने बच्चों से बात की और विभाग का भी जो एक पक्ष था उसको भी रखा और उम्मीद है कि हमने आने वाला जो फायर सीजन होगा उसमें आज की जो ये कॉन्फ्रेंस 1 दिवसीय रही है उसका सार्थक परिणाम देखने को मिलेगा। गोष्ठी में एसडीआरएफ की टीम ने आपदा के समय राहत व बचाव कार्य के बारे में जानकारी दी। प्रभारी एसडीआरएफ राजेंद्र सिंह रावत ने कहा, आपदाओं को कम करने के लिए आपदा से निपटने का प्रशिक्षण बहुत जरूरी होता है। जितने भी हमारे यहाँ पर रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स हैं, ये हमारे लिए एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं, क्योंकि जब हम मौके पे हमें पहुँचने में जब कहीं दूर से समय लगता है तो ऐसे मौके पे वही लोग हैं जो हमारे सबसे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर का काम। संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत राहुल आनंद ने बीते माह अतिवृष्टि के कारण गोविंद सिंह महारा राजकीय चिकित्सालय रानीखेत में हुए नुकसान के बाद बंद पड़े चिकित्सालय के एक भाग का निरीक्षण किया। भूवैज्ञानिक, लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं और प्रमुख चिकित्सा अधिकारी की टीम के साथ उन्होंने संयुक्त रूप से चिकित्सालय के वार्डों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान श्री आनंद ने जानकारी देते हुए बताया कि अतिवृष्टि से प्रभावित हिस्से को छोड़कर विशेषज्ञों की राय के बाद चिकित्सालय के शेष भाग को खोलने पर विचार किया जा रहा है, ताकि स्थानीय लोगों
को परेशानी से दो चार न होना पड़े। अस्पताल से और बाकी भी मरीजों की तरफ से ये आ रही थी कि अस्पताल में जैसा कि जो पिछली बार भूस्खलन हुआ उसके बाद एक सेक्शन को बंद किया गया था, तो यहाँ पे जो जनरल वार्ड है मेन जहाँ पे मरीजों की भर्ती होती है वो बंद कर दिया गया था। तब तक वैकल्पिक तौर पे अस्पताल के अन्य हिस्सों में ये चलाया जा रहा था, लेकिन अब ये कि मरीजों का जो लोड है अस्पताल पे काफ़ी बढ़ गया था, तो ये हमारी अस्पताल प्रशासन और भी अन्य जगहों से ये आ रही थी शिकायत कि इसमें एक बार दोबारा निरीक्षण करके देखा जाए। तो दोबारा निरीक्षण आज भूवैज्ञानिक, अस्पताल प्रशासन, निर्माण खंड के और प्रांतीय खंड के इंजीनियर्स और प्रशासन द्वारा किया गया। तो इसमें ये डिसीजन लिया जा रहा है कि जो जनरल वार्ड है जिसके कोने में भूस्खलन हुआ उसको बंद करते हुए, तीनों फ्लोर्स पे उस सेक्शन को बंद करते हुए, उसके अपोजिट साइड जो सेक्शन है जिसमें कि प्राइवेट वार्ड में 7 बेड है, एक लॉन्ड्री रूम है, एक लेबर रूम है और फर्स्ट फ्लोर पे इसी तरह से हमारा ICU कक्ष है, तो इनको ओपन किया जा सकता है। ये अभी सेफ कर रहे हैं। उस टाइम ये प्रिकॉशनरी मेजर लिया गया था पूरे सेक्शन को बंद करने का, किंतु अब इसकी सेफ्टी को देखते हुए टेक्निकल एक्सपर्ट्स की मदद लेते हुए हम उसको उस वार्ड को खोल देते हैं। तो इससे हमें करीब 8 बेड्स एक्स्ट्रा जो है तथा ICU कक्ष जिसमें 4 बेड हैं, तो ये एक्स्ट्रा हमें मिल जाएगी। दून विश्वविद्यालय में आज भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सीलेंस यानी पर्स योजना के अंतर्गत सस्टेनेबल एनर्जी, एनवायरनमेंट, मॉलिक्यूलस मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी पर कॉन्फ्रेंस की श्रृंखला आरंभ हुई। इस श्रृंखला के पहले सम्मेलन का उद्घाटन लद्दाख विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SK मेहता, सोफिया विश्वविद्यालय जापान के प्रोफेसर योशिरो अजुमा और दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल ने किया। प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन और अमेरिकन केमिकल सोसाइटी दून यूनिवर्सिटी के नॉलेज पार्टनर हैं। इस कॉन्फ्रेंस में देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में शोधकर्ता भाग ले रहे हैं। अमेरिकन केमिकल सोसाइटी इस सम्मेलन में 5 पोस्टर प्राइज और 5 ऑरल प्रेजेंटेशन प्राइज देगी। ये DST ने दून यूनिवर्सिटी को परस्यूइंग यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस में जो ग्रांट दी है उसके अंतर्गत यूनिवर्सिटी में अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं, हैंड होल्डिंग कार्यक्रम हो रहे हैं और ये जो कॉन्फ्रेंस है 2 दिन की 22 और 23 अक्टूबर की, ये उसी कड़ी का एक पार्ट है जो ग्रीन एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट एंड अदर जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा हो रही है। नागालैंड के शहरी स्थानीय निकाय के 30 सदस्यों का एक दल इन दिनों नैनीताल के दौरे पर है। नेशनल इंस्टीट्यूट अर्बन अफेयर्स के तहत आए इस दल ने अपने दौरे के दौरान हल्द्वानी में स्थानीय निकाय की कार्यप्रणाली को करीब से समझा। इसके साथ ही दल के सदस्यों ने सफाई व्यवस्था, STP प्लांट की कार्य करने की तकनीक और महिला स्वयं सहायता समूह के कार्यों को जानने व समझने का प्रयास किया। दल के साथ मौजूद नेशनल इंस्टीट्यूट अर्बन अफेयर्स की सदस्य मेरिन मतू ने बताया कि नागालैंड और उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति समान होने के कारण नागालैंड के लोगों को यहां से बहुत कुछ सीखने का अवसर मिल रहा है। नागालैंड में 15 साल से कोई इलेक्शंस नहीं हुए थे, तो 15 साल के बाद ULB के इलेक्शंस हुए हैं और 25 आउट ऑफ 39 ULBs में इलेक्शन हुए, तो 25 ULB के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, काउंसलर्स, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, वो सब लोग आए हुए हैं। द पर्पस ऑफ द एक्सपोजर विजिट टू द स्टेट ऑफ उत्तराखंड इज़ ताकि वो यहाँ से लर्न कर सकें द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द एरिया ऑफ वाटर एंड वेस्ट। ऑल्सो जो इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क है, टैक्स कैसे प्ले किया जाता है या ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में, जो यहाँ की बेनी सेवा जो है, द होल नोशन अराउंड बेनी सेवा, वो कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है। दरअसल इस दल के लोग नागालैंड के शहरी स्थानीय निकायों के सदस्य हैं। ऐसे में नगर निगम हल्द्वानी के नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने बताया कि इस दल के साथ नगर निगम और निकायों की कार्यप्रणाली से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी उनके साथ साझा की गई। आज का ये कार्यक्रम नागालैंड के जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं उनकी एक एक्सपोजर विज़िट उत्तराखंड में की गई है। ये बहुत ही गर्व की बात है। उन्होंने नैनीताल में विज़िट किया है, आज हल्द्वानी के कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स विज़िट किए हैं और कल वो रुद्रपुर में करेंगे। आज हमने उन्हें बैनी सेना के प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि कैसे इस प्रोजेक्ट का फॉर्मुलेशन हुआ और कैसे इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया, क्या हमने चैलेंजेस फेस किए और कैसे हमने इसको सफल बनाया। नागालैंड के लगभग 30 सदस्यीय ये जो दल आया उनके द्वारा इस बैनी सेना प्रोजेक्ट की बहुत सराहना की गई है और हल्द्वानी के जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं जैसे STP आदि
उनका भी निरीक्षण किया गया और उसकी भी बहुत सराहना की गई है। वहीं शहरी स्थानीय निकाय नागालैंड के अतिरिक्त सचिव न्योम्बेमो ओडियो ने बताया कि उन्हें व उनके साथ आए डेलीगेट्स को यहां आकर बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने कहा कि यहां के शहरी स्थानीय निकायों के अधिकारियों और कर्मचारी उन्हें अच्छा सहयोग कर रहे हैं। It comes from Nagaland along with elected councillors here in Halwani to see the programs and policies, and then the level of development which has been taking place here in Halwani to seeing municipal cooperation. We are thankful that even the commissioner, Mr. Mishra, is here with us, and then we have already visited the sewage treatment plant which is being operated here in Halwani and which is really impressive, and then we hope that we will try to replicate such kind of projects out there in our state also. अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में भी अब ई रिक्शा का संचालन शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए आज विधिवत ट्रायल किया गया। रानीखेत के संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद सहित 5 लोगों ने विजय चौक से केएमओ स्टेशन तक ई रिक्शा की सवारी की। बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मरीजों व अन्य वरिष्ठ जनों को केएमओ स्टेशन से राजकीय अस्पताल तक आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को देखते हुए व्यापार मंडल पदाधिकारियों के आग्रह पर जिलाधिकारी और आरटीओ अल्मोड़ा ने ई रिक्शा के ट्रायल को मंजूरी दी। संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने बताया कि आज एआरटीओ, पुलिस और कैंट प्रशासन ने संयुक्त रूप से ट्रायल किया जो सफल रहा। अब विजय चौक से केएमओ स्टेशन तक संचालन की अनुमति देने के लिए आरटीओ को रिपोर्ट भेजी जाएगी। एआरटीओ मैडम, पुलिस और कैंट सभी की जॉइंट ट्रायल हमने बुलवाया था ई रिक्शा के लिए। तो अल्मोड़ा से एक गाड़ी बुलवाई गई थी, तो उसका बहुत ही सफल परीक्षण हुआ, काफ़ी स्मूथली चला है। 2 राउंड लगवाए हमने, एक बार 4 और इवन एक बार हमने 5 व्यक्तियों के साथ लगवाई राउंड। तो बहुत आसानी से विजय चौक से केएमओ स्टेशन तक रिक्शा गई है। तो हम काफ़ी सेटिस्फाइड हैं इससे रिजल्ट से। तो अब हमारी ये है कि हम इसका एक रिपोर्ट बनाए जॉइंटली कि इसमें हम कोशिश करेंगे कि ट्रायल बेसिस पे विजय चौक से केएमओ स्टेशन तक कुछ रिक्शाओं का संचालन निर्धारित करके, निर्धारित शुल्क लेते हुए और निर्धारित लोगों को, तो ये हमारी प्रयास रहेगा प्रशासन का कि इसके लिए जल्द से जल्द परमिशन ऑब्टेन करके लगभग 1.5 से 2 महीने में कोशिश रहेगी कि एक वहाँ पे चालू की जाए, ताकि इससे बाज़ार में जो जाम की समस्या है उससे भी मुक्ति मिलेगी, लोगों के लिए कन्वीनियंस होगी और इसके उपरांत जो बाज़ार के अंदर कई अनाधिकृत व्हीकल जो प्रवेश कर रहे हैं उस पर भी हम काफ़ी सख्ती से लगाम लगा सकेंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की निदेशक मीनू बत्रा आज 1 दिवसीय दौरे पर देहरादून स्थित दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्र पहुंची। उन्होंने दूरदर्शन, आकाशवाणी के साथ ही पीआईबी और सीबीसी के क्षेत्रीय कार्यालयों में स्वच्छ भारत अभियान के तहत संचालित कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान देहरादून और मसूरी स्थित कार्यालय परिसरों में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधे भी रोपे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्वच्छता संबंधी अब तक हुए कार्यों पर संतोष व्यक्त किया। साथ ही स्वच्छता संबंधी कार्यों को लेकर कुछ दिशा निर्देश भी दिए। इस मौके पर उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत होने वाले कार्यों के निरीक्षण के लिए विभिन्न सरकारी अधिकारियों को क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण का दायित्व सौंपा है। इसी के तहत वे प्रसार भारती के अंतर्गत संचालित कार्यालयों के निरीक्षण के लिए आई है। निरीक्षण की रिपोर्ट 31 अक्टूबर तक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को सौंपी जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय से आज देहरादून के विभिन्न कार्यालयों जैसे प्रसार भारती के अंतर्गत ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन तथा पीआईबी, सीबीसी के क्षेत्रीय कार्यालयों में निरीक्षण करने आई हूँ। मैंने निरीक्षण के उपरांत पाया कि इन कार्यालयों में स्वच्छता संबंधी काफ़ी कार्य किए गए हैं जो कि सराहनीय हैं। इसके अतिरिक्त स्वच्छता संबंधी कुछ दिशा निर्देश मैंने इन सबको दिए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार ये कार्य करके सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर तक भेजेंगे। कोटद्वार के नज़दीक कोलागढ़ टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत सोना नदी रेंज में टस्कर हाथी के हमले में एक फॉरेस्ट गार्ड घायल हो गया। घायल को कोटद्वार बेस अस्पताल में उपचार देकर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। सोना रेंज की उप प्रभागीय वनाधिकारी ने बताया कि हमले में फॉरेस्ट गार्ड की 10 पसलियां टूट गई हैं। घायल फॉरेस्ट गार्ड विवेक मुंडे नियमित गश्त पर थे, तभी अचानक हाथी से उनका सामना हो गया। तो कल दोपहर की बात है, हमारे सोना नदी रेंज में दोनों चौकी है, वहाँ पर हमारे ही स्टाफ के एक मेंबर जो कि 24 साल के फॉरेस्ट गार्ड हैं, उनको
हाथी तस्कर ने घायल किया है, जिसमें उनको काफ़ी चोटें आई हैं, लेकिन उनको तुरंत ही बेस हॉस्पिटल लाया गया है कोटद्वार और वहाँ पर उनकी ड्रेसिंग हुई है, एक्सरे हुआ है। अब उनको यहाँ डॉक्टर्स ने रेफ़र कर दिया है एम्स ऋषिकेश के लिए और उनका इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी ओर लैंसडाउन वन प्रभाग के अंतर्गत दुगड्डा ब्लॉक के आमसौड़ गांव में भी इन दिनों हाथियों के आतंक से ग्रामीण भयभीत हैं। हाथियों का झुंड रात करीब 10 बजे ग्रामीणों के खेतों में घुसकर चारा पत्ती के पेड़ों और पशुओं के लिए उगाई गई घास को तहस नहस कर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों के आतंक के कारण वे भयभीत हैं और गेहूं जैसी फसल बोने से भी बच रहे हैं। आजकल हम धान कटना जाओ, धान कटे उड़ी हाथी सरा पर हाथी बर्बाद करनु जो मुड़ी चार हमार हाथी घास लगायूं। कुछ दिन पहले हाथ हुए पर मिस हो रहा है, अब एक बाद अब धान में आ गया है, परसी वो मती पूंगड़म धान में आया, सब धान खा गया हूँ। अब हम तो भी डर हुई कि हमारे धान भी नहीं खा जा, और हम उनको एक बार वो कच्ची काट दी। हाथी थी 1-1.5 हफ्ता ज़्यादा ही परेशान होने तो सारा बस कालम भी परेशानी कर दो, पर ये 1.5 हफ्ता बेटे ज़्यादा ही परेशान करना। या हमारे घास उस लगाई तो सब बगीचा उगीचा भर अमृतक डाला छे ना, और ना हमारे उद्यान विभाग बेटे का 300-400 आमक डाल लगाए छे, एक डाल नहीं छे, और सब तोड़ ताड़ी करना। ये वो घास लगाई छे जो वो भी उपाड़ी करना, जो बड़ा बड़ा डाल छे ना वो बकल गाड़ दिन में आणो बिज्जत था इन थोड़ा चाहिए 1-2 आना वालों तो पूरे दल का दल आना चाहिए 10-10 12-12। परेशान होने कारण से लोग से बाजार में मन नजदीक से सो प्लान करना चाहिए, मतलब ये बड़े कि हमन कन के ऊपर उकाना नहीं पड़ेगा। तो ये कर खेती छोड़ गया आधा छोड़, अब थोड़ा बहुत हमारे से घर नजदीक, मतलब हम भी जब आप घर नजदीक है दाल हाथी तो हमन भी छोड़नी चाहिए भाई, हम भी परेशान रोला तो भाई हमन भी छोड़नी चाहिए। हमन भी मेहनत करी क्या कर, जब हम तो कुछ फल ही नहीं मिलल, तो जंगल भी कन के जहाँ जंगल से बाग लगे हो, जंगल भी नहीं जैसे हम तो घर से बाहर ही नहीं निकल सकता। रात हाथी डर, दिन बागा डर, हमन तो गोर बछड़ भी कन के पालना ना। इस बीच लैंसडाउन वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी आकाश गंगवार ने बताया कि आमसौड़ क्षेत्र हाथी कॉरिडोर है, इसलिए इस क्षेत्र में उनका आवागमन होता रहता है। प्रभावित क्षेत्रों से सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम को मौके पर भेजा जाता है। और आवासन सोना नदी एलिफेंट कॉरिडोर का पार्ट है, तो वहाँ पर हाथियों की गतिविधि तो रहती ही है। उसके सापेक्ष में ये हुआ है कि हमारा स्टाफ जो है वो गश्त वहाँ पर बढ़ाता रहता है। जब भी अगर वो रोड्स पे आते हैं तो हमारा स्टाफ वहाँ पहुँच जाता है, ताकि ट्रैफिक भी ज़्यादा प्रभावित ना हो और लोगों पे भी कुछ नुकसान ना हो। उसके अलावा हमारे जो स्टाफ के हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर हमने ट्राई किया है कि आसपास के गांव वालों के साथ शेयर कर रखे हैं, ताकि कभी भी ऐसी गतिविधि होती है तो वो जल्द से जल्द हमारे स्टाफ को बताएं, ताकि हमारा रिस्पांस टाइम कम हो सके और हमारा स्टाफ फील्ड पे पहुंच सके। उसके अलावा थोड़ा सा ये भी है कि जो ग्रामीण हैं वहाँ पर, वो भी जब भी ऐसी कोई एक्टिविटी होती है तो उसकी सूचना जल्द से जल्द हमारे डिपार्टमेंट को दें। बाकी अगर वो वहाँ पर हैं तो उससे थोड़ा दूरी बना के रखें, ताकि किसी को कुछ भी नुकसान ना हो। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। मलिन बस्तियों के लिए एक बार फिर अध्यादेश लाने जा रही सरकार। अध्यादेश के जरिए 582 बस्तियों को अगले 3 वर्षों के लिए मिल सकता है संरक्षण। केदारनाथ विधानसभा उपनिर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी। निष्पक्ष, पारदर्शिता और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किए आवश्यक दिशा निर्देश। पौड़ी जिले के बीरोखाल क्षेत्र में सवारी वाहन खाई में गिरा, 3 वृद्ध ग्रामीणों की मौत, 4 स्कूली बच्चे घायल। दीपावली के मद्देनजर पहाड़ से मैदान तक ध्वनि और वायु प्रदूषण के स्तर की जांच करेगा उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। 24 अक्टूबर से 7 नवंबर तक चलाया जाएगा अभियान। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।